नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। और ये सिलसिला बीते कई सालों से लगातार जारी है। आज फिर हम आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचाएंगे अपने 3 सेगमेंट के माध्यम से। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 18 राज्यों में 63 एकीकृत कृषि प्रणालियों को विकसित किया गया है। जी हां, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लाभकारी तकनीक को विकसित किया जाए ताकि हमारे किसानों तक लाभ पहुंच सके, और इसीलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और प्रोत्साहन लगातार किया जा रहा है। आज आपको बताएंगे ऐसे ही दिल्ली के एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। कृषि अनुसंधान प्रणाली की ओर से विकसित IFS मॉडल प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर और दीर्घकालिक उपयोगों को प्रोत्साहित करता है। इसका मकसद लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा दिलाने में मदद करना है। साथ ही इसमें मिट्टी, पानी, अत्यधिक लाभ, रोजगार को भी शामिल किया गया है। ज्यादातर IFS मॉडल्स में किसानों की आय को 2-3 गुना या उससे भी ज्यादा तक बढ़ाने की क्षमता है। पिछले 3 साल के दौरान 22 फसल प्रणालियों के लिए जैविक खेती के पैकेज तैयार किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग केंद्रों और विश्वविद्यालयों में IFS मॉडल्स तैयार किए गए हैं। खासतौर से ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसमें ट्रेनिंग और क्षमता विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कारोबारी मॉडल का प्रदर्शन भी इसका हिस्सा है। दिल्ली में भी ऐसी ही एक कृषि अनुसंधान प्रणाली विकसित की गई है। इसे उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्थित दरियापुर कला गांव के निवासी सत्यवान ने तैयार किया है। 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली एकीकृत कृषि प्रणाली में गेहूं और धान जैसी फसलें बोई जाती हैं। साथ ही इसमें रबी और खरीफ की सब्जियां भी तैयार होती हैं। बेहतर आय के लिए वैज्ञानिक कृषि से संबंध रखने वाले क्षेत्रों पर भी जोर दिए जाने की बात कहते हैं। इसीलिए सत्यवान ने यहाँ बाकायदा डेयरी की इकाई भी लगाई है और मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। फिलहाल उनके यहाँ मधुमक्खियों के 10 बक्से लगे हैं। वर्मी कंपोस्ट एकीकृत प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्यवान ने 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा रखी है। वो अपने यहाँ नर्सरी भी तैयार करते हैं। रबी के दौरान गोभी और प्याज की नर्सरी तैयार की जाती है। इसके अलावा खरीफ सब्जियों, गेंदे और जायद की सब्जियों की नर्सरी भी इनके यहाँ लगी है। कमाल की बात है कि ये नर्सरी बहुत कम कीमत में तैयार संरक्षित ढांचे में उगाई जा रही है। इस तरह की खेती के जरिए सत्यवान को हर साल 45 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, जिसमें से खर्च निकालकर कुल बचत 32.5 लाख रुपए के आसपास बैठती है। तो भी हमने जाना दिल्ली की IFS के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फिलहाल बढ़ते आगे और नजर डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। फरवरी माह के अंत से लेकर मार्च के प्रथम पखवाड़े तक बसंतकालीन मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। इन फसलों को शुद्ध अथवा अंतः फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। बसंतकालीन मूंग और उड़द की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली दोमट अथवा बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। किसान भाई ध्यान रखें कि बसंत काल में बुआई करने पर फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सफलता हासिल की है। आज की ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेरणा भी देती है, क्योंकि एक महिला ने किस तरीके से तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की, ये देखने लायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा यादव के बारे में। किस तरीके से आज के दौर में उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है और अन्य महिलाओं के लिए भी वो प्रेरणा बनी है। तो आइए देखते हैं कृष्णा यादव की कामयाबी की कहानी, कैसे चुनौतियों को पार करते हुए हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। कुछ खास काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। कृष्णा यादव को खेतों में उगाई गई सब्जियों को संरक्षित करने के बारे में कोई तकनीक का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से बची हुई सब्जियां खराब हो जाती थीं। ऐसे में उन्हें सब्जी बेचकर पेट चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच उनके एक दोस्त के माध्यम से उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में पता चला। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और सब्जियों के साथ साथ इन्होंने अचार बेचना भी शुरू कर दिया। पहले तो लोगों के द्वारा उनके अचार की कोई खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से जब उनका कारोबार चल निकला तो वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्णा यादव पहले आम, नींबू और आंवले का ही अचार बनाना जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग से उन्होंने हर तरह की सब्जी का अचार बनाना सीख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जी अगर सही दाम पर नहीं बिकती तो वो उसे सुखाकर उनका अचार बनाने लगी। इस तरह जब उन्होंने देखा कि सब्जी से कई गुना ज्यादा फायदा अचार बनाने में है, तो उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर सिर्फ अचार का काम करने लगे। धंधा थोड़ा आगे बढ़ा तो कृष्णा यादव ने पड़ोस की महिलाओं को साथ लेकर ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से इनका काम एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया। कृष्णा यादव ने अचार बनाने के लिए अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाया, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनी माँ के द्वारा अचार बनाते हुए देखा था। अपने खेतों में उपजी फसलों गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला के अचार उन्होंने बेहद सादगी से बनाए, जिसमें कोई नुकसानदायक तत्व नहीं मिलाया। तेल की उतनी ही मात्रा डाली जितना कि लोग अपने घर में बनाने वाले अचार में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने उनके अचार को खाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार खाना छोड़ दिए। उनकी इसी सादगी ने उनके हौसलों को उड़ान दिया। सफलता मिलती गई तो उनके काम का विस्तार भी होने लगा। उन्होंने और अधिक खेत किराए पर लिए और अपनी ही जैसी महिलाओं को जोड़ने लगी। अपने ही खेतों की ताज़ा फसल से उन्होंने अचार की नई नई किस्में विकसित की। बाद में आसपास के बाजारों में बेचने का काम शुरू किया, जो बाद में बेहद सफल साबित हुआ। आज वे 4 कंपनियों की मालकिन है और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। कृष्णा ने बताया कि आज उनकी कंपनी में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। वे सबको मेहनत और ईमानदारी से काम सिखाती हैं और उन्हें अपना काम शुरू करने की राह बताती हैं। कृष्णा यादव की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने भी इनके काम की सराहना की, साथ ही इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने कृष्णा यादव को इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य की पहली चैंपियन किसान महिला अवार्ड से नवाजा है। साथ ही वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से NG रंगा कृषि अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, जिसके लिए लगातार कड़ी मेहनत और तपस्या की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बात हो कृष्णा यादव की, तो उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से खेती में मिले उपज को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने अपनी अन्य महिला साथियों को भी अपनी अचार फैक्ट्री में रोजगार भी दिया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज
मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। इस भाग में हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए बदलावों और तकनीक के बारे में, जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहना है विशेषज्ञ का इस बारे में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरैना मध्य प्रदेश में। हमारे बीच में डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर जी मौजूद है, जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से। हम उनसे जानते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मैम, मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन किसानों के बीच में, जैसे हम प्राचीन काल से ही समझते आ रहे हैं कि मधुमक्खी के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु अब आधुनिक स्थिति में मधुमक्खी जो पालन है उसे लोग बाग व्यवसाय के रूप में लकड़ी के बक्सों में रख करके करते हैं और उसका पालन पोषण करके उससे शहद उत्पादित करते हैं और अपनी आय का सृजन करते हैं। मधुमक्खी पालन की शुरुआत किसान भाई सबसे इसमें मेन बात ये होती है कि किसानों के लिए जो लागत है बहुत कम लगती है और हमारे माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा भी इस पे काफ़ी मधुमक्खी पालन पे फोकस किया गया है और उन्होंने जो हमारी किसानों के लिए लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं उसमें मधुमक्खी पालन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसमें किसान भाइयों के लिए काफ़ी योजनाएं और काफ़ी अनुदान के भी प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिसमें किसान भाई अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। और जो किसान भाई अभी कोविड-19 की दृष्टि को देखते हुए किसान भाई अपने गांव में लौट आए हैं और अपना रोजगार खुद बनाना चाहते हैं और रोजगार के रूप में मधुमक्खी पालन को वो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा विकल्प है। इस बॉक्स की जो कीमत होती है, इसमें 10 फ्रेम होते हैं और 10 फ्रेम पूरे जो श्रमिक मक्खियों से भरे हुए होते हैं। इसमें एक रानी मक्खी होती है, उसी पर सारा दारोमदार बक्से का निर्धारित होता है। फूलों की उपलब्धता अच्छी होगी तो जो होगी श्रमिक मक्खियों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी और एक बक्से में जो रानी मक्खी है वो प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख अंडे प्रतिदिन देती है। तो किसान भाई अगर एक बक्सा बनाता है तो 7 दिन में उसका दूसरा बक्सा बन करके ज़्यादातर तैयार हो जाता है। एक बक्से की कीमत इसकी 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये तक होती है। अगर हम इसको सर्दियों के सीजन में लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमें महंगा पड़ता है, करीब 7,000 का, और अगर हम ऑफ सीजन में जैसे हम गर्मियों की बात करें तो ये हमें 5,000 से 6,000 तक आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों से, भाई निवेदन ये है कि अगर आप इस कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 15 बक्सों से इस कार्य को शुरू करें। तो करीब 1 लाख रुपए की अनुमानित जो लागत आती है वो किसान भाई को प्रथम साल में निकालना पड़ेगा और द्वितीय वर्ष में उनके बक्से बढ़ करके लगभग 30 से 40 तक बड़े आराम से, मतलब जितनी उन्होंने लागत लगाई है उतना ही उन्हें द्वितीय वर्ष में काफ़ी अच्छे से मुनाफा और शहद का उत्पादन मिल जाता है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के माध्यम से हम प्रतिवर्ष लगभग जो हमारे यहाँ हैं कम से कम 500 से 1000 किसानों को हम प्रतिवर्ष लॉट का लॉट नवंबर अक्टूबर माह से प्रशिक्षण शुरू करके उनको वोकेशनल ट्रेनिंग का हमारे यहाँ प्रावधान है, उसको हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश से हमारे सागर, टीकमगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा और मुरैना के सभी क्षेत्र, भिंड वगैरह, वहाँ से किसान आकर के प्रशिक्षण लेकर के इस कार्य को काफ़ी किसानों ने शुरू भी किया है और वो इस कार्य को अभी वर्तमान में कर भी रहे हैं। ट्रेनिंग का समय हमारा अक्टूबर माह से हमारा कैलेंडर प्रारंभ होता है और मार्च माह तक हम उनको इस प्रशिक्षण को किसानों को निःशुल्क जो हमारा प्रशिक्षण होता है और हमारे जो केंद्र के वैज्ञानिक हैं और हम बाहर से भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला करके किसानों को पूरा प्रशिक्षण देते हैं कि मधुमक्खी पालन को कैसे प्रारंभ करें और कैसे इसका प्रबंधन आप करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
देखिए, अभी आपने जाना कि हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि हमारे जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अक्टूबर माह से लेके मार्च तक आप इसकी ट्रेनिंग लेके जो मधुमक्खी पालन है उससे आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है और इसका विषय है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। आपको बता दें कि इसमें प्रतिभागियों को आवेदन करने के 2 तरीके दिए गए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मौजूद रहा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मेला में 30,000 लोगों को उपस्थित होने की भी अनुमति दी गई। आइए देखते हैं क्या विशेष रहा इस मेले में। बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला चल रहा है। इस बार इसका विषय रखा गया है बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए। इस विषय का उद्देश्य है उद्यमिता विकास के जरिए आत्मनिर्भर कृषि का प्रोत्साहन। ये मेला 8 फरवरी को शुरू हुआ था और इसका समापन 12 तारीख को होगा। मेले में 211 प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए हैं, जिनमें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR की ओर से तैयार किस्मों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा बागवानी इवेंट है। इस वार्षिक मेले में नई कृषि प्रौद्योगिकियों, कृषि उपकरण, मूल्यवर्धित उत्पादों, प्रसंस्करण और बागवानी फसलों के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कृषि को लाभदायक और प्रकृति हितैषी बनाने पर जोर दिया। ICAR में बागवानी विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बागवानी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। मेले का उद्घाटन श्री श्री रविशंकर ने किया और प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान किया, ताकि लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके और उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके। मेले में कृषि उद्यमी, किसान और छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रतिभागियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भाग लेने की अनुमति दी गई है। शारीरिक रूप से बहुत ही कम लोगों को मेले में आने की इजाजत है। अब बात करते हैं विश्व दलहन दिवस के बारे में, जिसे 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे मकसद ये है कि दलहन के इस्तेमाल और इसकी फसल को लेकर किसानों को जागरूक किया जा सके। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इस बार विश्व दलहन दिवस पर। दालों में सुपाच्य प्रोटीन, खनिज तत्व तथा विटामिन के कारण पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दलहनी फसलें मिट्टी में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता के कारण कृषि उत्पादन में अपना विशेष योगदान देती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। भारतीय कृषि में दलहन उत्पादन के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 1993 में दलहन अनुसंधान निदेशालय कानपुर को संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान विभिन्न शोध संस्थानों के सहयोग द्वारा देश में दलहन उत्पादन के शोध एवं विकास में सतत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नवीन प्रजातियों, शोध तकनीकों एवं बीज विकास के नए आयामों के द्वारा पिछले 70 वर्षों में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि की है। परिणाम स्वरूप भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और देश में एक नई दलहन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कृषि जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा देश के दक्षिणी क्षेत्र में धारवाड़, कर्नाटक में क्षेत्रीय शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। दलहन के नवीन शोधों
प्रौद्योगिकियों एवं विकास हेतु दलहन उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश के किसानों तक सुगमता से पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय शोध केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 2013 में स्थापित किया गया। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य भारत में दलहन उत्पादन में मील का पत्थर साबित होगा। देश के पश्चिमी क्षेत्रों एवं राजस्थान के मरुस्थलीय शुष्क जलवायु को ध्यान में रखते हुए दलहन विकास हेतु भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में वर्ष 2017 में स्थापित किया गया। इसी क्रम में देश के पूर्वी भाग में वर्ष 2019 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय शोध केंद्र की स्थापना ओडिशा के खुर्दा भुवनेश्वर में की जा रही है। चूंकि दालों की खाद्य और पोषण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमारे देश में दालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन संस्थान प्रतिबद्ध है। अनुकूल सरकारी नीतियों और प्रयासों के साथ संस्थान सन 2030 तक 32 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने की आशा रखता है। दलहन दिवस के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें सबसे अगर ज़्यादा योगदान की बात करें तो हमारे जो अनुसंधान करता जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वास्तव में जैसा अभी डीजी साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि निरंतर हम इस दलहन के अंदर वृद्धि करते जा रहे हैं और वास्तव में आज इस दलहन के अंदर हमने आज जिस तरह से पहले एक समय ऐसा था कि उस समय हमारे पास में दलहन के अंदर हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से और हमारे किसानों की मेहनत की वजह से आज हम इसमें निश्चित रूप से सक्षम हो रहे हैं कि आने वाले कल के अंदर निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आज हमारे सामने चुनौती भी है, तो इसमें पर्यावरण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और जल की उपलब्धता को देखें, और सबसे बड़ी बात है खाद्यान्न और पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इस दलहन के अंदर अगर हम जिसका उत्पादन करते हैं तो उसमें प्रोटीन की अधिकता के ऊपर अभी जैसा जिक्र भी किया गया कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा, इसके अंदर जब ये दो फसलों का हम जब एक फसल लेने के बाद में दूसरी फसल लेते हैं तो उसके बीच में जब हम दलहन का उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें इस बात का लाभ मिलता है कि उसके अंदर जिस तरह से एक कह सकते हैं कि आने उसमें रासायनिक जो खाद है, तो वो रासायनिक खाद का भी प्रयोग हमें इसकी वजह से कम आने वाले समय में उसका कम प्रयोग हम कर सकेंगे, इसका भी हमें लाभ मिलता है। और साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा भी, गुणवत्ता भी अधिक होती है। मृदा स्वास्थ्य का भी इसमें पूरा, विशेषकर जब फसल एक फसल से दूसरी फसल के ऊपर लेते हैं तो उसमें बीच में अगर हम दलहन का उपयोग करते हैं तो फर्टिलिटी भी इसकी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर और इसकी जो दलहन है उसकी वैल्यू है वो भी हाई क्रॉप वैल्यू है, तो कुल मिलाकर इसका हमें हमारे किसान को भी लाभ होता है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि 2022 तक हमारे किसान की इनकम को भी बढ़ाना है और लक्ष्य डबल करना है। तो उसके अंदर भी निश्चित रूप से दलहन का बहुत बड़ा योगदान होगा। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसे इस वर्ष बजट में बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही ई-नैम से 1,000 नई मंडियां भी जोड़ी जाएंगी ताकि कृषि के क्षेत्र को गति मिल सके। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम,
किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, इस भाग में हम आपको अलग अलग मोबाइल ऐप्स की जानकारी देते हैं जो कि कृषि से संबंधित होती हैं, ताकि हमारे किसान स्मार्टफोन पर इन्हें डाउनलोड करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकें। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। और अब नजर मंडी भाव पर, यानी देश की अलग अलग मंडियों में क्या है जिंसों के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का मंडी भाव 4,655 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं वडगांव मंडी में इसके सौदे 5,155 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों का मंडी भाव 4,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं विजयनगर मंडी में इसका भाव 5,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लालसोट मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में सरसों का मंडी भाव 5,320 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हाथरस मंडी में इसके सौदे 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव 4,480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, हमारे किसान उनका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और खेती किसानी में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।